यह जो मिडिल क्लास लोगों की सैलरी होती है वह पूर्णिमा के चांद की तरह होती है। महीने में एक बार आती है और धीरे धीरे घटती जाती है। महज 15 दिनों में ही ऐसा लगता है जैसे कहीं गायब हो गई हो। फर्क बस इतना है कि चांद फिर से बढ़ने लगता है। लेकिन हमारी सैलरी एक बार खर्च हो जाए तो बचे हुए दिनों के लिए उधार, कर्ज या जो थोड़ी बहुत बचत हो उसी से गुजारा करना पड़ता है। लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे यह पैसे खर्च होने की बजाय बढ़ते चले जाएं? इतना बढ़ जाए कि न केवल हमारी जरूरतें पूरी हों बल्कि हमें आर्थिक स्वतंत्रता और अर्ली रिटायरमेंट भी मिल सके। दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा बुद्धिमान होना जरूरी नहीं बल्कि अनुशासित रहना जरूरी है। यानी छोटी छोटी खरीदारी में पैसा बहाने की बजाय अगर सही तरीके से निवेश किया जाए तो कंपाउंडिंग की ताकत कुछ ही वर्षों में हमें संपन्न बना सकती है। अर्शभ, आकाश और शौर्य, 3 दोस्त जयपुर से दिल्ली पहुंचे अपने अपने करियर के सपने लेकर। तीनों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी और साथ ही अमीर बनने की चाह भी। अर्शभ को हमेशा से रियल एस्टेट में रुचि थी जबकि आकाश को शेयर बाजार का शौक था। वहीं शौर्य को बस अपनी लाइफस्टाइल बेहतर बनानी थी। वह सब कुछ जल्दी हासिल करना चाहता था। किस्मत से सबसे पहले नौकरी भी शौर्य को ही मिल गई। दिल्ली में 30,000 रुपए की सैलरी के साथ शौर्य ने अपने सारे सपनों को पूरा करने का फैसला कर लिया। महंगी पार्टियां, ऊंची लाइफस्टाइल और महंगे शौक। मात्र 15 लाख कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला था और वहां जमीन के प्लॉट अलॉट किए जा रहे थे। अर्शभ ने तुरंत अपने पिता को कॉल करके 1 लाख इस प्रॉपर्टी में लगाने की सलाह दी। उसने आश्वासन दिया कि अगले 10 वर्षों में यहाँ जबरदस्त विकास होगा और अगर वे कुछ और प्रॉपर्टी खरीद लें तो पूरी तरह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से भारतीय पिता इतनी आसानी से नहीं मानते, लेकिन अर्शभ ने किसी तरह उन्हें मना लिया। साल 2011 में प्रोजेक्ट पूरा हुआ और उसके साथ ही वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और स्कूल भी बन गए। अर्शभ ने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे दी और 2% की रेंटल यील्ड हासिल की। समय के साथ उसकी संपत्ति की कीमत लगातार बढ़ने लगी। शुरुआती 5 वर्षों में ही प्रॉपर्टी ने अच्छा रिटर्न देना शुरू कर दिया और 5 साल में उसकी वैल्यू 31 लाख रुपए हो गई। इस दौरान अर्शभ को 20,000 रुपए मासिक किराया भी मिलने लगा। साथ ही उसकी नौकरी भी तरक्की पर थी। ये साबित करता है कि उसने पैसा कमाने से पहले उसे ऐसी जगह निवेश करने पर ध्यान दिया जो आगे चलकर उसे स्थिर आय देती रहे। दूसरी ओर शौर्य की कहानी कुछ अलग थी। 2011 में वह 25 साल का हो चुका था और उसकी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुकी थी। मुंबई की चमक दमक भरी जिंदगी की उसे आदत हो गई थी और अब वह सोच समझकर खर्च करने के बजाय बड़े बड़े खर्चों में पड़ने लगा था। 50,000 रुपए की सैलरी और 3 साल की नौकरी के बाद उसने अपने ऑफिस के दोस्तों की तरह हर वह चीज खरीदने की ठान ली जो वे लेते थे। जब उसके दोस्तों ने नई गाड़ी खरीदी तो उसे भी लगा कि उसे भी लेनी चाहिए। बिना ज्यादा सोचे समझे वह शोरूम पहुंचा और एक शानदार कार पसंद कर ली जिसकी कीमत लाख थी। हालांकि पूरी रकम एक साथ देना मुश्किल था, तो गाड़ी तो आ ही गई थी और इसके साथ ही शौर्य पर एक नया फिक्स्ड खर्चा भी जुड़ गया। 50,000 रुपए की सैलरी में वह पहले से ही 12,000 रुपए किराए पर दे रहा था और अब 12,000 रुपए गाड़ी की EMI के रूप में खर्च होने लगे। यानी 24,000 से 25,000 रुपए हर महीने तय खर्चों में जुड़ गए थे। अब जब शानदार गाड़ी आ ही गई थी और लाइफस्टाइल चमकदार हो चुकी थी तो जीवन में एक हमसफर लाने का ख्याल भी आ गया। शौर्य ने अपने पार्टनर के सामने खुद को ऐसे पेश किया जैसे वह एक ऐशो आराम से भरा जीवन जी रहा हो। उसके पार्टनर के मन में भी शौर्य की एक ऐसी ही छवि बन गई और अब शौर्य की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। उसकी आय में जो बचत हो सकती थी वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। समय बीतता गया और शौर्य बेहतर नौकरी की तलाश में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करता रहा। इस दौरान उसने शादी भी कर ली और एक परिवार बसा लिया। लेकिन जब भी वह अपने दोस्तों के बारे में सोचता उसे यही लगता कि वे अब भी उसी स्थिति में होंगे जबकि वह खुद काफी आगे बढ़ चुका है। आखिरकार 11 साल की नौकरी के बाद जब शौर्य 36 साल का हुआ तो उसे एक ऐसी नौकरी मिल गई जहां उसे 1 लाख रुपये मासिक सैलरी मिलने लगी। अब
अब उसे लगा कि घर खरीदने का सही समय आ गया है। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर दिल्ली में एक अच्छा घर खोजने की शुरुआत की। अंततः उन्हें पनवेल में एक शानदार 3 बेडरूम 2 बाथरूम किचन फर्निश्ड अपार्टमेंट पसंद आ गया, जिसकी कीमत 90 लाख रुपए थी। हालांकि उनकी कुल संयुक्त आय 2 लाख रुपए भी मान लें तो भी इतनी बड़ी रकम एक साथ देना संभव नहीं था। उन्होंने अपनी बचत से 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट में लगा दिए और बाकी के 70 लाख रुपए होम लोन में लिए। लोन की मासिक किस्त लगभग 58,000 रुपये बन गई और आखिरकार शौर्य ने अपना सपनों का घर खरीद लिया। लेकिन जब सारे कानूनी दस्तावेज पूरे हुए और प्रॉपर्टी के असली मालिक का नाम सामने आया तो शौर्य के होश उड़ गए। जिस नवी मुंबई में उसने घर खरीदा था वह दरअसल रश्भ की ही प्रॉपर्टी थी। वही प्रॉपर्टी जिसे रश्भ ने 2011 में मात्र 1 लाख रुपए में खरीदा था। और अब देख ही सकते हो कि 11 साल बाद यानी 2022 में जब ऋषभ ने अपनी प्रॉपर्टी बेचने का फैसला किया तो उसकी कीमत बढ़कर 9,78,000 रुपये प्रति वर्ग फुट हो चुकी थी। उसने वही फ्लैट शौर्य को 90 लाख रुपये में बेचा। ये बदलाव इसलिए संभव हो सका क्योंकि 2011 में जो पनवेल एक उभरता हुआ इलाका था वह 2022 तक पूरी तरह विकसित हो चुका था। ऋषभ की रणनीति बिल्कुल सटीक साबित हुई और अपनी नौकरी के साथ साथ उसने हर अतिरिक्त कमाई को रियल एस्टेट में निवेश किया। धीरे धीरे उसकी संपत्तियों की संख्या बढ़ती गई और अब नवी मुंबई में उसके पास कुल 4 प्रॉपर्टीज थीं, जिनमें से एक शौर्य ने खरीदी थी। जैसे ही शौर्य ने ऋषभ को देखा वह दंग रह गया। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए बताया, भाई इन 13 सालों में मैंने 4 प्रॉपर्टीज खरीद ली हैं। मैंने नवी मुंबई में तब निवेश किया था जब यह पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। असल में रियल एस्टेट ऐसी संपत्ति है जो महंगाई के प्रभाव में ज्यादा नहीं आती, बल्कि उसके साथ साथ इसकी कीमतें भी बढ़ती रहती हैं। आसपास के विकास कार्यों के चलते रेंटल इनकम भी बढ़ती जाती है, यानी कंपाउंडिंग के साथ साथ किराए से भी अच्छी कमाई होती है। ऋषभ अब इतनी संपत्ति अर्जित कर चुका था कि वह आराम से रिटायर हो सकता था। उसके एसेट्स उसे निरंतर कमाई करवा रहे थे। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर तुमने सोते हुए भी पैसे कमाने का जरिया नहीं ढूंढा तो तुम जिंदगी भर काम करते रहोगे। ये बात शौर्य पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। इसी बीच दोनों की बातचीत आकाश की ओर मुड़ गई। शौर्य ने उत्सुकता से पूछा, आकाश कहाँ है? क्या वह अब भी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है? इस पर ऋषभ ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, उसकी राह ही अलग है। उसने सिर्फ 2 साल तक एक सामान्य नौकरी की, फिर दलाल स्ट्रीट में एंट्री ली और अब वहीं अपनी ढाक जमाए हुए है। रुको, उसे भी बुलाता हूँ। आकाश का इंतजार करते हुए शौर्य और ऋषभ एक होटल में बैठे थे। कुछ ही देर में आकाश अपनी गाड़ी से उतरा, पूरी गरिमा और आत्मविश्वास के साथ। दोनों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न था। वर्षों बाद मिल रहे थे तो शौर्य ने मजाकिया अंदाज में पूछा, तो भाई जिंदगी में क्या कुछ खास किया? ढंग से पैसा कमाया या अब भी वही पुरानी दिनचर्या चल रही है? आकाश ने मुस्कुराते हुए सहजता से जवाब दिया, भाइयों बस अगले 5 सालों में रिटायरमेंट प्लान कर लिया है। शौर्य ने मन ही मन सोचा, एक तो पहले ही रिटायर हो गया और दूसरा 5 साल में होने वाला है और मैं अगले 20 साल तक बस होम लोन की किश्तें भरता रहूंगा। जिज्ञासा के चलते शौर्य पूछ ही बैठा, कहीं कोई लॉटरी तो नहीं लग गई? इस पर आकाश ने दोनों को अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, अरे भाई कोई लॉटरी नहीं लगी, बस सही रणनीति अपनाई। मैंने सेविंग्स और कंपाउंडिंग के कुछ आसान नियमों को अपनाया और अब स्थिति ऐसी है कि आराम से कुछ सालों में रिटायर हो सकता हूँ। फिर आकाश ने बताया, मेरी पहली नौकरी एक ट्रेडिंग कंपनी में IT टेक्नीशियन के तौर पर लगी थी। काम भले ही तकनीकी था, लेकिन वहाँ स्टॉक मार्केट की बारीकियां सीखने को मिली। मैंने अपनी 25,000 रुपए की सैलरी का एक हिस्सा निवेश में लगाना शुरू किया। वह आगे बताता है, मैंने अपनी आय को बांटने के लिए 50-30-20 रूल अपनाया, यानी 25,000 की सैलरी में से 50% यानी 12,500 रुपये जरूरी खर्चों में लगाए, 30% यानी 7,500 रुपये अपनी इच्छाओं और मनोरंजन पर खर्च किए और बाकी 20% यानी 5,000 रुपये इंडेक्स फंड में निवेश करने का फैसला लिया। भारत में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड औसतन 10 से 12% का सालाना रिटर्न देता है, आकाश ने बताया। आकाश ने स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को बारीकी से समझ लिया था। 5 साल लगातार निवेश करने और मार्केट को गहराई से जानने के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर जल्दी रिटायर होना है तो खुद का बिजनेस खड़ा करने के साथ ही निवेश को बढ़ाना होगा।
उसने अपनी नौकरी के साथ साथ फ्रीलांस फाइनेंशियल कंसल्टिंग शुरू कर दी। जहां अधिकतर लोग 28 की उम्र में करियर के विकल्पों को लेकर असमंजस में रहते हैं, वहीं आकाश एक साथ 3 स्रोतों से कमाई कर रहा था और हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहा था। फिर उसने बताया, जो पैसा मैंने 5 साल तक SIP में निवेश किया था उसे मैंने सही समय पर निकाल लिया। उसने समझाया कि इन 5 वर्षों में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से जो औसतन 10 से 12% का सालाना रिटर्न दे रहा था, उसका 5 लाख रुपए का निवेश 9.2 लाख रुपए में तब्दील हो गया था। इस राशि में 88,000 रुपए अतिरिक्त जोड़कर उसने 10 लाख रुपए का पहला लंपसम निवेश स्टॉक्स में किया। इस पोर्टफोलियो पर उसे औसतन 17% का रिटर्न मिल रहा था और आने वाले 10 वर्षों में यह काफी प्रभावशाली रकम में बदल सकता था। लेकिन आकाश जानता था कि जल्दी रिटायरमेंट के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने दोबारा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP करने की योजना बनाई। लेकिन इस बार पहले की तरह 5,000 रुपए नहीं, बल्कि एक बड़ी राशि निवेश करने का निश्चय किया। आकाश चाहता था कि अगले 10 से 12 वर्षों में 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक की पूंजी सुरक्षित कर ले। इसके लिए उसने अपनी 1,20,000 रुपए की मासिक आय में से 40,000 रुपए निवेश करने का निर्णय लिया और 7-3-2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग को अपनाने का प्लान बनाया। आकाश ने बताया, 7-3-2 रूल कहता है। आकाश ने समझाया कि यदि कोई निर्धारित राशि को हर साल 10% से बढ़ाए तो शुरुआती 7 वर्षों में 50 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। फिर अगले 3 वर्षों में यह रकम 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी और उसके बाद मात्र 2 वर्षों में 1 करोड़ 50 लाख का आंकड़ा पार हो जाएगा। आकाश ने अपने निवेश के लिए 10 लाख रुपए की राशि तय की और गणना की, जिसके परिणामों ने उसे सही साबित किया। आप देख सकते हैं कि 7 वर्षों में 50 लाख, 10वें वर्ष में 1 करोड़ और 12वें वर्ष में यह आंकड़ा और भी बढ़ चुका होगा। इसके अलावा उसके पास 25 लाख रुपए के स्टॉक्स भी होंगे जो उसे नियमित डिविडेंड प्रदान करेंगे। लेकिन इस योजना में एक बड़ी चुनौती थी। क्या 12 साल बाद 1 करोड़ 50 लाख रुपए की वास्तविक क्रय शक्ति बनी रहेगी? आकाश ने भारत में औसत महंगाई दर को ध्यान में रखकर पुनः गणना की। परिणाम स्वरूप वह समझ गया कि महंगाई के कारण 1 करोड़ रुपए की वर्तमान वैल्यू घटकर मात्र 1 करोड़ रुपए रह जाएगी। इस स्थिति को समझते हुए आकाश ने महसूस किया कि मासिक 40,000 रुपए का निवेश पर्याप्त नहीं होगा। उसने 50,000 रुपए प्रति माह की SIP करने का निर्णय लिया ताकि महंगाई के प्रभाव को बेअसर किया जा सके और रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित राशि सुनिश्चित हो सके। 7-3-2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग के अनुसार यह योजना उसे अगले 12 वर्षों में 1 करोड़ रुपए की सुरक्षित फंडिंग दिला सकती थी, महंगाई के बाद भी। तीनों दोस्तों की तुलना करें तो स्पष्ट था कि आकाश ने समझदारी से निवेश कर रश्भ और शौर्य को पीछे छोड़ दिया था। रश्भ ने जहां रियल एस्टेट में कंपाउंडिंग का फायदा उठाकर 33 की उम्र में आर्थिक स्वतंत्रता पाली, वहीं आकाश ने अपनी निवेश रणनीति से यह सुनिश्चित कर लिया कि वह भी जल्द ही रिटायरमेंट का आनंद ले सकेगा। लेकिन रियल एस्टेट के विपरीत, जहां एक मुश्त बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, जिस सही समय पर अर्शब के पिता ने निवेश किया था, वह उसकी सफलता का कारण बना। लेकिन आकाश की रणनीति और विभिन्न आय स्रोतों से कमाई करने का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक और लागू करने योग्य था, जिसे शौर्य ने कभी गंभीरता से अपनाने की कोशिश नहीं की। अब 36 वर्ष की आयु में रश्भ पूरी तरह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुका था और आकाश भी कुछ ही वर्षों में रिटायरमेंट लेने के करीब था। वहीं शौर्य का भविष्य अभी भी अनिश्चित था। उसे अगले 20 वर्षों तक नौकरी करनी होगी क्योंकि उस पर घर की EMI का दबाव है, बच्चे की महंगी शिक्षा के लिए फीस भरनी है और अपनी ऊंची जीवन शैली को बनाए रखना है, जिसमें हर महीने लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। यही मुख्य अंतर है संपन्न और मध्यम वर्गीय मानसिकता में। मध्यम वर्गीय मानसिकता वाले लोग जैसे ही पैसे कमाते हैं उसे तुरंत कई जगह खर्च करने की योजना बनाने लगते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास सैलरी आने से पहले ही शॉपिंग लिस्ट तैयार होती है? कमेंट में यस लिखें। दूसरी ओर संपन्न मानसिकता वाले लोग यह सोचते हैं कि कितने तरीकों से आय के स्रोत बढ़ाए जाएं और जल्दी रिटायरमेंट कैसे ली जाए। मध्यम वर्ग के पास केवल आरण और EMI की ताकत होती है जो अंततः उन्हें आर्थिक संकट में डाल देती है। वहीं अमीर लोग कंपाउंडिंग की शक्ति
का उपयोग करके खुद को आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बना लेते हैं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सही वित्तीय योजना और अनुशासन आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। आपका ज्ञान यही समाप्त होता है। अगले वीडियो का ज्ञान सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना।